नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब सेक्शन 6 सबसे ज़्यादा एक टेक्निकल टाइप का एक सेक्शन है, क्योंकि वो थोड़ा टफ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि यहीं से जो बेसिक टर्म्स है ना वो यहीं से शुरू होती हैं, जो कि एक बार वो ये टर्म्स समझ ली ना हम लोगों ने तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी हमको। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। बस ये जो कुछ टर्म्स है ना ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो टर्म्स क्या है, सेक्शन 6 शुरू करने से पहले एक बार वो टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। तो बस 3 टर्म्स है जो हमको समझनी है, सिर्फ 3 टर्म्स। पहली ही टर्म क्या है, हिंदू जॉइंट फैमिली। दूसरी टर्म क्या है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या कोपार्सनर। तीसरी टर्म है अपनी मिताक्षरा लो। बस ये 3 टर्म्स है जो कि हमको समझना ज़रूरी है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म क्या है, हिंदू जॉइंट फैमिली। हिंदू और फैमिली, हिंदू फैमिली तो समझ में आती है। अब जॉइंट माने क्या, बिल्कुल सही आप अंदाज़ा लगा रहे हो। मतलब ऐसी फैमिली जिसमें चाचा के मतलब छोटा ताऊ जी, ये सब जो भी हमारे जो कॉमन एंसेस्टर हैं उनके जो बच्चे हैं, हम सब अगर साथ में रहने वाले जो लोग साथ में रहते हैं तो वो फैमिली क्या है, हिंदू जॉइंट फैमिली। लेकिन एक ये बताओ कि मान लो अगर साथ में नहीं भी रह रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर हैं हम लोग, साथ में नहीं भी रह रहे हैं। मान लो एक हमारे दादाजी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे के भी बच्चे हैं, ठीक है। हम सब लोग, एक कोलकाता में रहता है, एक बेंगलोर में रहता है, एक पुणे में रहता है मान लो, तो क्या हम लोग जॉइंट फैमिली कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? हम लोग जॉइंट फैमिली तब भी कहलाएंगे, भले ही साथ में नहीं रह रहे तो क्या हुआ, है तो जॉइंट फैमिली हम लोग, तो हम लोग जॉइंट फैमिली ही कहलाएंगे, ठीक है। ये था सिंपल सादा सा फंडा जॉइंट फैमिली का। ये सेकेंड चीज, कोपार्सनर या कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमको कोपार्सनर समझना पड़ेगा। कोपार्सनर क्या होता है? कोपार्सनर सीधी सादी भाषा में बोलूं तो 4 पीढ़ियां होती हैं, सिर्फ 4 पीढ़ियां होती हैं जिनमें प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन इक्वल होता है। इक्वल एक कैच है, इक्वल कैसे, ट्विस्ट है इसमें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, कोपार्सनर कौन होंगे, सिर्फ 4 पीढ़ियां होंगी, बस आपको ये याद रखना है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन, 4 पीढ़ियां हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और तो ये 4 पीढ़ी, ये चारों लोग क्या हो गए, एक दूसरे के कोपार्सनर हो गए। चारों लोग क्या हो गए, एक दूसरे के कोपार्सनर हो गए। अब बात यह है कि डॉटर भी कोपार्सनर होगी, डॉटर भी कोपार्सनर होगी, लेकिन उसको मैं रख इसलिए नहीं रहा हूँ इसमें क्योंकि डॉटर का जो परिवार होगा, डॉटर के बच्चे होंगे, वो कोपार्सनर में नहीं आएंगे, क्योंकि डॉटर अलग फैमिली में चलेगी, वो अलग फैमिली हो गई फिर, है ना। हिंदू जॉइंट फैमिली में भी जो डॉटर है वो हिंदू का फैमिली का हिस्सा होगी तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी हो गई तो वो दूसरी फैमिली का हिस्सा होगी, इसलिए मैं डॉटर को नहीं रख रहा। डॉटर कोपार्सनर होगी लेकिन इसमें नहीं रख रहा क्योंकि वो समझाने के लिए क्या कि ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ये चारों जो पीढ़ियां होंगी ना ये एक कोपार्सनर होगी, ठीक है। अब कोपार्सनरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी इनमें। जो इनकी, मान लो मैं जैसे कि मान लो इनकी प्रॉपर्टी है 100 एकड़, ठीक है। अब ये जो 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है ना, ये सब कोपार्सनर है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, चारों कोपार्सनर हैं, चारों कोपार्सनर हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है, मान लो 100 एकड़ की ज़मीन है इनकी और इनका बच्चा ये है, तो इनमें और इनमें इक्वल डिवाइडेशन होगा। मतलब कि 100 एकड़ का आप 2 में इक्वल करो तो 50 और 50। अब ये जो 50 है ना, 50 का और ये 50, ये दोनों इक्वल डिवाइडेशन होगा। ये तो 25, ये 25। अब इसका और इसका इक्वल डिवाइडेशन करो, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। ये गलत फहमी मत रखना कि ये 100 है और 4 लोग हैं, अगर मान लो तो ये 100 एकड़ की प्रॉपर्टी चारों में इक्वल डिवाइड होगी, नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में इक्वल डिवाइडेशन होगा, लेकिन जो पीढ़ियां हैं उसमें थोड़ा वेरी कर जाएगा,
जैसा मैंने आपको बताया, इसमें और इसमें इक्वल होगा, फिर इसमें और इसमें। हालांकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो डिवाइड ज़रूर होगी, जो 100 एकड़ की ज़मीन है वो डिवाइड ज़रूर होगी, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी कम हो जाएगी, फिर इसमें थोड़ी कम हो जाएगी। बस ये एक फंडा रहेगा। अब आपको जितना ये आसान लग रहा है ना 4 पीढ़ी, ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें एक बस हल्का सा एक ट्विस्ट है कि 4 पीढ़ियाँ, मतलब 4 पीढ़ियाँ कैसे हम गिनेंगे। मान लो कि ये 4 पीढ़ियाँ हैं, जिसमें से ये एक पीढ़ी, ये जो इनके फादर हैं, जो ये ग्रैंडफादर हैं, ये चल बस है, ठीक है। तो क्या ये 4 पीढ़ी कैसे गिनेंगे? तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 या 4 ऐसे। ये जो नीचे एक और पीढ़ी होगी, इसको 4th पीढ़ी में लेंगे क्या? नहीं, ये भले ही मर गए लेकिन इनको पीढ़ी में गिनेंगे। मतलब कि कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4। मान लो ये दोनों मर गए तो क्या होगा? तो भी 1 2 3 4। मान लो ये भी मर गए तो क्या होगा? 1 2 3 4, तो भी 4 पीढ़ियाँ में ही गिनी जाएगी। अब आप बोलोगे तो डिवाइडेशन क्या होगा? पूरी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, जो ये है ना ग्रेट ग्रैंडफादर, पूरी प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। आई बात आपको समझ में? अब वो बाद में इनके बच्चे कैसे डिवाइडेशन होगा, ये है एक चीज़, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में ये कैसे होगा, लेकिन होगा, मैं आपको बताऊंगा। अब मेन चीज़ ये है कि ये चलो 4 पीढ़ियों में आएगा, ये 4 पीढ़ियों में आएगा, लेकिन मान लो अगर ये जो ऊपर के जो ये ग्रेट ग्रैंडफादर हैं यही निपट गए, यही चल बस है, तो कैसे नंबरिंग होगी? तो कैसे 4 पीढ़ियाँ गिनी जाएंगी? ऊपर से ही 1 2 3 4 ऐसे होगा क्या? नहीं, जो आदमी जिंदा है वहाँ से 4 पीढ़ियाँ काउंट होंगी। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर जो शुरुआत से ही अगर अपन गिनने लगे तो अपना परिवार कितना बड़ा है वहाँ से, तो कैसे कैसे डिवाइडेशन होगा, आप खुद बताओ ना। तो जो आदमी जिंदा है वहाँ से पीढ़ियाँ गिनेंगी, मतलब 1 2 3 और एक और जो नीचे इनका बच्चा होगा वो 4th। ये 4 पीढ़ियाँ कोपार्शनरी में आएंगी। बस ये एक सिंपल सादा सा फंडा है कि जो आदमी जिंदा है वहाँ से नंबरिंग करेंगे, और जो नीचे जो ख़त्म हो रहा है 1 2 3 वहाँ से नंबरिंग करेंगे और 4 पीढ़ियाँ गिनेंगे, और वो जो 4 पीढ़ियाँ होंगी वो कोपार्शनर में आएंगी। और जो कोपार्शनर होंगे उनका बाय बर्थ राइट होता है, बाय बर्थ जी बिल्कुल, बाय बर्थ, जैसे ही वो पैदा हुए बाय बर्थ उनका प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होता है। ये सीधी सी बात होती है कोपार्शनरी की। आपको समझ में थोड़ा बहुत हो सकता है कि मुश्किल हो, क्योंकि ये लास्ट वाला है कि मान लो ये, तो इनके बच्चों का क्या होगा, ये एक क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन जो बात है कि 4 पीढ़ियों तक ही कोपार्शनरी होता है, और जो आदमी ज़िंदा होता है वहीं से नंबरिंग होती है। ये होता है कोपार्शनरी का सीधा साधा फंडा, इक्वल डिवाइड होता है। अब बात आती है मिताक्षरा लॉ की। अब मिताक्षरा और दया भागा 2 लॉ होते हैं। लॉ किस चीज़ के? सक्सेशन के। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी है, उसको अगर डिवाइडेशन करना, पार्टीशन करना है उसका, तो वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? मिताक्षरा लॉ या दया भागा लॉ। तो मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ होते हैं नॉर्थ में, और दया भागा लॉ है वो आसाम और बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? मान लो मिताक्षरा लॉ में क्या होता है कि मान लो मेरे फादर हैं और हम चार लोग हैं, ठीक है, हम 4 उनके बच्चे हैं, फादर हैं। तो अब जितने भी लोग हैं ना, जितने भी 4 बच्चे हैं, जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, फादर की मान लो 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो जितने भी वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदा होते से ही उनका एक राइट बन जाता है वो, कि वो जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका हिस्सा होगा, और वो मांग सकते हैं। भले ही फादर जिंदा हैं लेकिन वो अपना हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दया भागा लॉ में ऐसा नहीं होता। दया भागा लॉ में प्रॉपर्टी तब तक फादर की रहेगी जब तक फादर मर नहीं जाते। जैसे ही फादर मरे वैसे ही जो प्रॉपर्टी है वो उनके जो पार्टीशन हो जाएगा, उनके बच्चों को मिल जाएगी। ये अंतर होता है दया भागा और मिताक्षरा लॉ में। तो जो हम लोग गवर्न होते हैं वो हम लोग मिताक्षरा लॉ से गवर्न होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से अंतर। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 को 2005 में बिल्कुल पूरी तरीके से रिनोवेट किया, चेंज किया 2005 में। अब चेंज क्या किया? सबसे बड़ा चेंज यही था कि जो डॉटर्स होती थी वो कोपार्शनर नहीं होती थी।
डॉटर्स होती थी वो को पार्टनर नहीं होती थी, मतलब कि जो डॉटर होती थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले पाती थी, लेकिन 2005 में ऐसा कर दिया कि उनको को पार्टनर बना दिया। मतलब क्या कि डॉटर्स जो हैं वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हैं। ये चेंज जो आया ये 2005 में आया है, ठीक है। तो सेक्शन 6 का जो मेन हेडिंग ही है वो डिवॉल्यूशन ऑफ कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, मतलब कोपार्शनरी प्रॉपर्टी कैसे दी जाएगी। तो सेक्शन 6 का क्लॉज 1 क्या बोलता है, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो डॉटर होंगी वो सबसे पहले बाय बर्थ ही जैसे सन को राइट मिले हैं कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में, वैसे ही बाय बर्थ डॉटर को राइट मिलेंगे। बी बोलता है कि डॉटर को सेम राइट दिए जाएंगे कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में जैसे कि सन को मिलते हैं। मान लो अगर वो सन पैदा होती तो एक बच्चे को जैसे सन को, बेटे को जैसे अधिकार मिले वैसे ही बेटी को भी मिलेंगे, बी ये बोलता है। और सी ये बोलता है कि जैसे लाइबिलिटीज़, अगर आपको राइट्स मिले हैं तो लाइबिलिटीज़ भी मिलेंगी, तो जैसे सन को लाइबिलिटीज़ मिली हैं वैसे ही डॉटर को भी लाइबिलिटीज़ मिल लेंगी। अब दो सवाल हैं, दो सवाल। सबसे पहला सवाल कि मान लो एक बेटी है और उसकी शादी हो गई है, एक बेटी है और उसकी शादी हो गई है, तो क्या तो फिर अपने फादर की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मांग सकती है क्या, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी ले सकती है क्या वो? इसका जवाब है हाँ। अगर भले ही उसकी शादी हो गई, शादी मैटर नहीं करती, वो डॉटर है, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, तो वो अपना राइट, अपना शेयर ले सकती है वो। और दूसरा सवाल ये है कि मान लो 2005 में आया है ना ये अमेंडमेंट, तो ऐसा कोई पार्टीशन जो कि 2005 से पहले हुआ हो, इसके कमेंसमेंट से पहले हुआ हो, तो फिर तो क्या होगा? तो मतलब मान लो कोई ऐसा पार्टीशन हो गया जो कि डॉटर को नहीं मिला है, 2005 से पहले ये पार्टीशन हो गया, तो उसका तो ये अमेंडमेंट आने के बाद क्या वो डॉटर अपना वो जो हक है, शेयर है, वो ले सकती है क्या? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि 20th डे ऑफ दिसंबर 2004 जो पार्टीशन 20th डेट मतलब 2004 दिसंबर में हुए हैं, उससे इस डेट से पहले जितने भी वो हुए हैं वो उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। अमेंडमेंट आने के बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो जो भी पार्टीशन इसके बाद होंगे सिर्फ वही डॉटर क्लेम कर सकती है। समझ रहे हैं ना आप? बस। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि राइट तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है, साथ में आपको ओनरशिप भी मिलेगी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपको कोपार्शनरी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, आपको उसकी ओनरशिप भी दी जाएगी और आपके पास ये हक रहेगा, आपके पास ये राइट है कि आपके पास जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है आप उसकी विल बना सकती हो, आप उसको जिसको चाहे उसको दे सकती हो, वो आप ही की है। समझ रहे हो? आपको राइट तो मिलेगा ये कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का, लेकिन सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि जो भी आपको कोपार्शनरी प्रॉपर्टी मिली है, कोपार्शनरी ओनरशिप भी दी जाएगी आपको, और आपके पास ये राइट रहेगा कि आप अपनी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू आप किसी को भी दे सकती हो, जैसे भी देना है आप अपने हिसाब से आप दे सकती हो। ये सबसेक्शन 2 बात करता है। अब बात करते हैं कि सबसेक्शन 3 क्या बात करता है। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर कोई हिंदू मरता है, कोई भी हिंदू मरता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी? टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू ही डिवाइड होगी, सर्वाइवरशिप के थ्रू नहीं होगी। ठीक है? और वो डिवाइड कैसे होगी? कोपार्शनरी प्रॉपर्टी डिवाइड ऐसे होगी कि जैसे रियल पार्टीशन हो रहा है, जैसा रियल पार्टीशन हो रहा है वैसे ही प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ग्रैंडफादर हैं, एक ग्रैंडफादर हैं, उनके 3 बच्चे हैं, बी सी डी, 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे के भी बच्चे हैं। ठीक है? ए ग्रैंडफादर हैं, बी सी डी उनके बच्चे हैं और उन बी सी डी के भी बच्चे हैं। अब वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे कैसे। ए ग्रैंडफादर, बी सी डी उनके बच्चे और बी सी डी के भी बच्चे। ठीक है?
अब मान लो ये जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है उनको मिली नहीं, बी सी डी अभी तक मिली नहीं, और बीच में ही जो सी है वो गिर गए, वो टपक गए, सी है वो मर गया। तो अब सी जो है वो तो मर गया, तो उसको प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, तो उनके जो सी के जो बच्चे हैं उनको भी नहीं मिलेगी फिर तो सर्वाइवरशिप तो यही बोलती है ना कि जो जिंदा है उसी को मिलेगी, और जो मर गए उनको नहीं मिलेगी। तो सी को तो कुछ मिला नहीं, सी को नहीं मिला तो उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। तो ये तो ये मना करता है कि सर्वाइवरशिप के थ्रू जो पार्टीशन है वो नहीं होना चाहिए, टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू ही प्रॉपर्टी दी जाएगी। मतलब कि ए के पास अगर 100 एकड़ की ज़मीन है तो वो डिवाइड कैसे होगी, सबसे पहले तो 4 भाग में होगी, मतलब 25 25 25 25, और फिर जो उसको 25 मिल गई, भले ही वो जिंदा नहीं है, तो 25 जो है वो उसके बच्चों में बट जाएगी। ये होता है टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन। भले ही वो जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड उसके बच्चों के ऊपर होनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है टेस्टामेंट्री इंटरस्टेट सक्सेशन का, ये एग्जैक्टली इस तरीके से डिवाइड नहीं होती है, वो कैसे होती है वो बाद में, लेकिन मैंने सर्वाइवरशिप के लिए बताया। सर्वाइवरशिप क्या था कि जो जिंदा है उसको मिल जाएगी, और जो जिंदा नहीं है तो उसका जो शेयर है वो बाकियों को मिल जाएगा। तो ऐसे डिवाइड नहीं होगा, जो अगर डिवाइड किस उस बेसिस पे होगा, टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू ही डिवाइड होगी प्रॉपर्टी, ये बात करती है। अब ये जो सबसेक्शन 3 है और भी चीज़ें बोलता है कि सबसे पहले ए क्या बोलता है कि जो डॉटर है और सन है उन दोनों को सेम शेयर मिलना चाहिए, कि हाँ ये तो सबसे सुन रहे हैं सेम शेयर मिलेगा, ये तो पता है हमको, जो डॉटर है और सन है उनको सेम शेयर मिलेगा। अब बी जो है, बी ये समझने वाली चीज़ है, द शेयर ऑफ द प्री डिसीज्ड सन और अ प्री डिसीज्ड डॉटर एज दे वुड हैव गॉट had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child of such predeceased son or of such predeceased daughter। अब predeceased यानी कि जो मर चुका है, ठीक है, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने अभी सी को दिया था, कि मान लो कोई ऐसा आदमी है, कोई ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो predeceased son है वो मर गया है, तो उसके बच्चों को क्या मिलेगा, उसके बच्चों को वही पार्टीशन मिलेगा। अगर वो जिंदा होता, अगर उसको तब मिलता तो वैसा ही उनके बच्चों को हिस्सा मिलेगा। समझ रहे हो आप, मतलब कि कोई आदमी जैसे कि सी है वो मर गया है, तो उनके बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ, तो उनके बच्चों को उतना ही मिलेगा कि अगर वो जिंदा होता, जितना उसको जिंदा होते टाइम मिला है उतना ही उसको मिलेगा। उसको जिंदा ही मान के ऐसा माना जाएगा कि वो जिंदा है और उसको उतना मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप, ये बात करता है बी वाला। अब जो सी है ये एक लेवल और नीचे चला गया, मतलब प्री डिसीज्ड सन का प्री डिसीज्ड चाइल्ड का सर्वाइविंग चाइल्ड, मतलब ये और नीचे चला गया। और लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है वही, कि मतलब जो शेयर है वो वैसा ही मिलेगा कि अगर वो जिंदा होता उतना, अगर वो आदमी अगर जिंदा होता तो जितना उसको शेयर मिल रहा है उतना ही उसको मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप, जो सर्वाइविंग चाइल्ड है, प्री डिसीज्ड सन का प्री डिसीज्ड चाइल्ड का सर्वाइविंग चाइल्ड, उसको भी शेयर मिलेगा। मान लो अगर वो मर गया तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, चाइल्ड को मिलेगा। ये बात करता है सी। अब हम लोग इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी यही बात कर रहा है कि अगर कोई आदमी मर रहा है, कोई आदमी मर गया और वो आदमी मरने से पहले अगर कोई पार्टीशन हुआ है, उसके नाम पे हो गया पार्टीशन, मतलब उसके नाम पे, मतलब उसको कुछ शेयर मिल गया पार्टीशन में, तो वो जो शेयर है उसको दिया जाएगा, जो शेयर है उसको दिया जाएगा अगर वो पार्टीशन उसके मरने से पहले हुआ है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पार्टीशन का हकदार था या नहीं था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टीशन उसके मरने से पहले हो गया है तो फिर जो आदमी है उसको पार्टीशन का जो शेयर है वो दिया जाएगा। ये बात करता है हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो यही बोलता है। बेसिकली वो यही बात करता है कि कोई आदमी मर गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो उसका हकदार है तो उसको वो दिया जाएगा उसको, यानी कि सीधी सी बात, उसके वाइफ होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना वो उसका शेयर, तो वो उसको दिया जाएगा। यही वो बात करता है। सबसेक्शन 3 यही बोलता है। नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, आप पढ़ेंगे कि
कोई आदमी मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे डिवाइड, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सबसेक्शन 3 यही बात करता है नोशनल पार्टीशन के बारे में। अब बात करते हैं कि सबसेक्शन 4 क्या बात करता है। तो सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि मान लो एक आदमी है ए, उसने बहुत सारा कर्जा ले लिया, और कर्जा तो ले लिया उसने, पैसे ले लिए, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन वो मर गया। तो 2005 से पहले क्या होता था, ये जो अमेंडमेंट आया उससे पहले क्या होता था कि जो उसका बेटा था उसको वो कर्जा चुकाना पड़ता था, और वो चुकाना ही पड़ता था, फोर्स ऑफ लॉ चुकाना ही पड़ता था। लेकिन 2005 में ऐसा कर दिया कि अब जो बेटा है उसको बाप का कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं चुकाएगा। ठीक है, ये बोलता है सबसेक्शन 4। लेकिन अगर कोई भी जो ऐसा कुछ हुआ है, डेब्ट लिया, कर्जा वगैरह लिया है 2005 के पहले, जो डेट है 2005 से पहले अगर कोई भी कर्जा लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, 2005 से पहले लिया है, 2000 ये जो भी है 2005 के बाद का है कि इस अमेंडमेंट के बाद अगर कोई भी जो बाप है वो कर्जा लेता है तो उसके बेटे को नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन 2005 से पहले अगर कोई कर्जा लिया है तो उसका क्या होगा, बेटे को चुकाना पड़ेगा। जो जिसने भी कर्जा दिया है वो ले सकता है कर्जा, वो श्यू कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ए पॉइंट ये बोलता है कि वो स्टेप उठा सकता है। बी पॉइंट ये बोलता है कि वो जो एलिनेशन होता है ना, आपने देखा होगा कि ये प्रॉपर्टी ले जाना, बेचना, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें भी कर सकता है सन की, बाप की नहीं, सन की एलिनेशन भी कर सकता है, ये बोलता है बी वाला पॉइंट। और एलिनेशन कैसे करता, कि एलिनेशन कैसे, मतलब कि अगर मान लो ये जो 2005 का ये जो अमेंडमेंट एक्ट ये नहीं होता, तो जैसे वास्तव में जो एलिनेशन होता वैसे ही आप कर सकते हो, वैसे ही होगा एलिनेशन, वैसे ही होगा। मतलब कि आपको आप मतलब ये दिमाग में रखो ही मत कि ये ऐसा कुछ अमेंडमेंट आ गया है कि यार बेटे को नहीं, थोड़ी बहुत वो आप कर दो, थोड़ी बहुत इस तरीके से कि थोड़ी बहुत आप सज़ा माफ़ कर दो मेरी, इतना मत ले जाओ, इतना मत ले जाओ। आप अपने हिसाब से ही चलो। जैसा 2005 अमेंडमेंट एक्ट अगर नहीं आया होता तो आप कैसे एलिनेशन करते, कैसे आप प्रॉपर्टियाँ लेते, वैसे ही आप लो, आप इस चीज़ की टेंशन मत लो। तो ये चीज़ है ये चीज़ बोलता है सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 5 क्या बात करता है कि जितने भी पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 के पहले हुए हैं, 20 दिसंबर 2004 के पहले जितने भी पार्टीशन हुए हैं वो किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये बोलता है सबसेक्शन 5। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन कंप्लीट था। इसमें जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट जो बात करी है वो किसके बारे में करी है, डॉटर के बारे में, कि डॉटर को को पार्टनर बना दिया है। ठीक है, और बेसिकली यही बात करी है, डॉटर को को पार्टनर बना दिया और उसके राइट्स वगैरह। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए